हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्योत्तर काल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और आर्थिक व्यवस्था के बारे में। राजवंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जितने भी देसी राजवंश थे या विदेशी राजवंश थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम लोग चल रहे हैं पढ़ने प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक स्थिति और समाज और आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ने के लिए। मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। इस काल में अधिकतर छोटे छोटे राज्य थे। मौर्योत्तर काल में कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी, छोटे छोटे राज्य थे। यद्यपि उत्तर में कुषाणों एवं दक्षिण में सातवाहनों ने काफ़ी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया, किंतु ना तो सातवाहन और ना ही कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह केंद्रीकरण था जो मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। यानी जैसा कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीकरण था, उस तरह से इस काल में मौर्योत्तर काल में केंद्रीकरण की व्यवस्था नहीं थी। यानी कोई केंद्रीय शासक नहीं था, सारे शासक छोटे छोटे थे और बटे हुए थे, आपस में लड़ाई करते रहते थे। मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजत्व में दैवीय तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। दैवीय तत्व यही होता था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। ये कॉन्सेप्ट इस समय अपनाया गया ताकि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया रुक सके। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा आरंभ की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मंदिर बनाने की प्रथा भारत में किसने शुरू की थी? सबसे पहले कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाण वंश के जो राजा थे, इन्होंने सबसे पहले मंदिर बनवाने की प्रथा शुरू की थी। और उस समय जब इसकी प्रथा शुरू हुई तो शुरू में इस राजाओं की जो मूर्तियां होती थी उनको स्थापित किया जाता था। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण शासकों ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की और मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। तो मंदिर बनवाने की प्रथा या मूर्ति पूजा का आरंभ, ये सब कुषाण काल से ही माना जाता है। सातवाहनों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा आरंभ की। नानाघाट अभिलेख में भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। एक अभिलेख है नानाघाट अभिलेख, इसमें भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। कुषाणों ने राज्य शासन में छत्रप प्रणाली अपनाई, यानी शकों जैसी प्रणाली अपनाई। शकों एवं पार्थियन ने दो आनुवंशिक राजाओं के संयुक्त शासन की परिपाटी अपनाई। यानी शकों और पार्थियन में यह होता था कि दो दो राजा एक ही समय पर शासन करते थे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मंदिर और मूर्ति पूजा की शुरुआत कुषाणों के समय हुई। और सातवाहन शासक जो थे, जो देशी शासक थे, इन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को पहली बार कर मुक्त जमीन दी। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नानाघाट अभिलेख से। इसमें भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है। तो यहीं से सामंतवाद की शुरुआत होती है। हम लोग आगे सामंतवाद पढ़ेंगे तो हमें बताऊंगा कि सातवाहन वंश के शासकों ने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। ये रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख है। प्रशासन की व्यवस्था के लिए सातवाहन साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। यानी जो प्रांत होते थे, साम्राज्य प्रांतों में बटा होता था और प्रांत को आहार कहते थे। प्रत्येक आहार एक अमात्य के अधीन होता था। यानी आहार का जो मुखिया होता था वो अमात्य होता था, मुख्यमंत्री होता था। अब कुछ यहाँ पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। जैसे एक पदाधिकारी था भांडागारिक, इसको कोषाध्यक्ष बोलते हैं। यानी खजाने का अध्यक्ष होता था, जो राज का खजाना होता था उसकी देखभाल भांडागारिक करता था। इसको कोषाध्यक्ष आज कहते हैं। रज्जुक जो होता था ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख। पनीय घरक ये जलापूर्ति अधिकारी होता था। जैसे आज जल अधिकारी होते हैं ऐसे उसमें पनीय घरक था। भवन निर्माण अधिकारी कौन होता था? वर्मांतेक। इसके अलावा सेनापति भी होते हैं। अब आहार के नीचे ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष एक ग्रामिक होता था,
जो ग्राम प्रशासन चलाता था वहाँ के उत्तरदायित्व को निभाता था। कुषाण लेखों में पहली बार दंडनायक और महादंडनायक जैसे पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी, तो ये भी याद रखना है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कुषाणों ने मंदिर और मूर्ति की प्रथा आरंभ की, सातवाहनों ने सबसे पहले भूमदान देने की प्रथा आरंभ की, फिर कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली आरंभ की। ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। तो ये था इसका प्रशासनिक व्यवस्था, और प्रांतों को क्या कहते थे? आहार कहते थे। तो अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था की। अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि, व्यापार, मुद्राएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था, सबसे पहले मुद्राओं की बात करते हैं। तो सोने की सिक्कों को क्या कहते थे? निष्क और स्वर्ण, यानी कि सोने के 2 प्रकार के सिक्के चलते थे, निष्क और स्वर्ण। शतमान नाम का एक सिक्का चलता था जो चांदी का सिक्का होता था, और काकड़ी ये तांबे का सिक्का होता था। 4 धातुओं के सिक्के चलते थे, सोने, चांदी, तांबा और शीशे। तो इनसे जो है कारशापड़ नामक एक सिक्का भी बनाया था। कारशापड़ बेसिकली चांदी का होता था, लेकिन कभी कभी तांबे का भी हो जाता था, लेकिन आप याद रखिए कारशापड़ जो है चांदी का होता था। ये देखिए, अब यहाँ देखिए, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो हिंद यवन शासकों ने चलाए, एक यूनानी थे, इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन अगर पूछे भारत में किसने चलाए, तो वहाँ पे कुषाण वंश का भी आ जाता है। लेकिन उनके जो सिक्के थे कुषाणों के, वो शुद्ध स्वर्ण के सिक्के थे, ये भी याद रखना है। 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, दोनों चीज़ों को याद रखना है। अगर पूछे सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो हिंद यवन शासकों ने। और अगर पूछे सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, एकदम प्योर गोल्ड का सिक्का किसने चलवाया, तो कुषाणों का नाम आएगा। 124 ग्रेन का होता था। ये देखिए यहाँ शुद्ध लिखा है। और इनके जो हिंद यवन के सिक्के होते थे थोड़े मिलावटी हो सकते थे, लेकिन कुषाणों के सिक्के प्योर शुद्ध होते थे। तो दोनों को याद रखना है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यवन ने। अब हिंद यवन के जो सिक्के होते थे वो द्विलिपि होते थे, यानी द्विभाषिक होते थे। एक तरफ यूनानी लिपि होती थी और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि। ये देखिए, एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि में होती थी। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, तो ये भी याद रखना है। अब ये सिक्कों से संबंधित इतिहास हो गया एक प्रकार से, कि शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन शासकों ने। चांदी, तांबा, पोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। अब पोटीन क्या होता है? पोटीन बेसिकली होता है तांबा, जिंक, सीसा मिश्र धातु, यानी पोटीन जो होता था इसमें कई प्रकार की धातुएं मिक्स करके पोटीन बनाया जाता था। तो पोटीन का सिक्का है। तो ये सिक्कों के बारे में हो गया। अब हम लोग वाणिज्य व्यापार की बात करते हैं। तो आर्थिक रूप से इस काल का उज्ज्वल पक्ष वाणिज्य व्यापार की प्रगति था, यानी वाणिज्य व्यापार जो था वो अपने प्रगति पर था। इस काल में भारत का मध्य एशिया तथा पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापार शुरू हुआ था। व्यापार की उन्नति के कारण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय हो रहा था। तो व्यापार की उन्नति हो रही थी, तो नए वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग उदित हो रहे थे। जैसे साहूकार, जमींदार जैसे लोग नहीं होते, ऐसे बड़े बड़े व्यापारी का उदय हो रहा था, उन्हीं को नया वर्ग कहा गया है। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। इस काल में बारबेरकस ये सिंधु नदी के मुहाने पर, अरिकामेडू ये पूर्वी तट पर, बेरीगाजा भड़ौज ये पश्चिमी तट पर, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। तो मौर्योत्तर काल के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन थे? बारबेरकस ये सिंधु नदी के मुहाने पर था, यानी जहाँ सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है वहाँ पे बारबेरकस बंदरगाह था। अरिकामेडू ये पूर्वी तट पर था, और एक था भड़ौच जिसको बेरीगाजा भी बोलते हैं, पश्चिमी तट गुजरात के आसपास। तो ये 3-4 बंदरगाह हैं, इनका नाम याद रखना, यहाँ से व्यापार होता था। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखा था। मैंने बताया था जो कनिष्क था कुषाण वंश का शासक, उसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखता था।
रेशम मार्ग आय का बहुत बड़ा स्रोत था, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। तो अगर वहाँ पे कोई नियंत्रण रख लेता है तो उससे आने जाने वाले से टैक्स ले सकता है। तो आय का बहुत बड़ा स्रोत था रेशम मार्ग। ये चीन से शुरू होता था और यूनान तथा पश्चिमी एशिया तक चला जाता था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अज्ञात यूनानी नाविक ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी और इसमें जो है इसने भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में बताया है कि भारत द्वारा रोम में कौन कौन सी चीज़ें जाती थीं। जैसे रोम को निर्यातित प्रमुख वस्तुएं जैसे मसाले, काली मिर्च, मलमल, हाथी की दांत की वस्तुएं, इत्र, चंदन, कछुए की खोपड़ी, केसर, जटामासी, हीरा, रत्न, तोता, शेर, चीता, ये सब भारत में अधिक मात्रा में पाए जाते थे। तो इनका निर्यात कहाँ किया जाता था? रोम में, यानी रोम को भेजा जाता था ये सारी चीज़ें। अब वहाँ से कोई चीज़ लाई भी जाती होगी क्योंकि लेन देन होता रहता है ना। व्यापार में क्या होता था, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसको हम दूसरे देश से या दूसरे लोगों से मंगाते हैं, और कोई चीज़ हमारे पास अधिक मात्रा में है तो उसको हम बेचते हैं। तो ये तो निर्यात की चीज़ें हो गई। अब आयात की चीज़ें देखते हैं। रोम से आयातित वस्तुएं शराब के 2 हत्थे वाला कलश, यानी एक आप कह सकते हैं कि मग टाइप का होता था, मग या जग कह लीजिए, जिसमें 2 हत्थे लगे होते थे शराब पीने के लिए, भांड या बर्तन कह लीजिए इसको। शराब, सोना और चांदी के सिक्के, यानी कि एक तो शराब मंगाई जाती थी और शराब वाले जो बर्तन होते थे उनको मंगाया जाता था। सोना चांदी के सिक्के मंगाए जाते थे रोम से। पुखराज एक प्रकार का धातु, एक प्रकार का खनिज है। पुखराज जैसे हीरा मोती होता है ऐसे ही पुखराज होता है। टिन, तांबा, सीसा, ये सब मंगाए जाते थे। लाख भी मंगाए जाते थे, लाल नहीं लाख होगा। पश्चिम के लोगों को भारत की काली मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय रख दिया। पश्चिम के लोग यानी कि जो यवन थे, हिंद यवन के बारे में हमने पढ़ाया था, तो वो जो यवन थे यूनानी लोग, उनको काली मिर्च बहुत पसंद थी। काली मिर्च जो गोल गोल होती है, काली काली, तो उन लोगों ने इस काली मिर्च को क्या कहा? यवन प्रिय, यानी यवनों को बहुत प्रिय है। संस्कृत में हम लोगों ने क्या कहा? यवन प्रिय। काली मिर्च को कहा है यवन प्रिय, क्योंकि ये काली मिर्च जो थी यवनों को बहुत पसंद थी, इसका स्वाद उनको बहुत अच्छा लगता था। ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाले मानसून हवाओं की जानकारी दी थी। तो ये व्यापार हो गया, आयात निर्यात। अब शिल्प उद्योग की बात करते हैं। तो व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर काल की सबसे बड़ी देन है। इस काल का प्रमुख उद्योग कौन था? क्या था? वस्त्र उद्योग। साटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा, वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए बंग एवं पुंड्र क्षेत्र तथा मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। तो साटक नामक एक वस्त्र होता था, वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनाया जाता था? मथुरा में। वृक्ष के जो रेशे होते थे उनसे जो वस्त्र बनाए जाते थे उसके लिए मगध फेमस था। मलमल के लिए बंग, यानी जो बंगाल और पुंड्र, यानी ये उड़ीसा और बंगाल के आसपास का इलाका है, वहाँ ये प्रसिद्ध था। मसालों के लिए दक्षिण भारत फेमस था। तो यहाँ से ये सारे चीज़ें विदेशों में जाती थीं। व्यापारिक प्रगति के कारण शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया और श्रेणियों के पास अपना सैन्य बल होता था। शिल्प श्रेणी का मतलब ये है जैसे अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों का अपना एक संगठन होता था, तो उसी को यहाँ श्रेणी कहा गया है। ये देखिए, निगम का प्रधान श्रेष्ठी होता था, ये एक श्रेणी थी। श्रेणी का प्रधान कौन होता था? वो प्रमुख कहलाता था, और पूग का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। तो ये सब पूग, श्रेणी, निगम, ये क्या है? अलग अलग संगठन हैं, और इनका प्रधान कौन कहलाता था, क्या कहलाता था, यहाँ लिखा हुआ है। अब ये देखिए, श्रेष्ठियों को उत्तर भारत में सेठ कहा जाता था, जैसे आज होते हैं ना सेठ, और सेठ कैसे हो। दक्षिण भारत में इनको सेट्टी कहा जाता है, चट्टियार कहा जाता है। तो ये श्रेष्ठी ही होती थी, आज इनका नाम अलग हो गया। जैसे आज सुनील शेट्टी का नाम सुनते हैं, ऐसे दक्षिण भारत में बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे चेटियार लगाते हैं, शेट्टी लगाते हैं, और उत्तर भारत में सेठ लगाते हैं। तो ये सब पहले श्रेष्ठी होते थे, निगम के प्रधान होते थे, यानी जो संगठन होता था उसके प्रधान होते थे। व्यापारिक संगठन के प्रधान हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे।
तो हम लोगों ने सामाजिक और प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया। अब आगे कुछ इसके टॉपिक और हैं, जैसे धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, कला संस्कृति कैसा था इसका, उसको भी पढ़ लेंगे। फिर ये आपका मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।